हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जेई एडवांस के पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आज से हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन के अंदर 2024 के अंदर जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आज हम कर रहे हैं। वो क्या बोल रखा है, लेट आर स्क्वायर डिनोट आर इंटू आर, लेट कैपिटल एस सेट एस जो कि है equals to ABC is such that ABC belongs to real number R and ax square plus a twice time of bxy plus cy square greater than 0 for all xy belonging to R square minus बोले तो यहां ये बोलना चाह रहे हैं नॉट इंक्लूडिंग, मतलब एक्सक्लूडिंग 0 0 वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब इन्होंने हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा भारी भरकम सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर इज आर का यूज कर रखा है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन था। इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब यहाँ पर आईआईटी ने अपने दो बेसिक जो ट्रेड्स हैं उनको यूज कर रखा है। पहला तो कि क्वेश्चन को काफ़ी भारी भरकम बना के दिखा रखा है, और दूसरा क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स का यूज़ होने वाला है। मतलब अगर हम बात स्ट्रेट लाइन की कर रहे हैं तो इसमें केवल और केवल स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं कर रखा है, इन्होंने काफ़ी और दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ कर रखा है। और दूसरा कि ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी इन्होंने लेंथी सा बना रखा है जिससे बच्चा पहले ही डर जाए। अब क्वेश्चन की खास बात यह है कि इन्होंने पहला ही स्टेटमेंट बोल रखा है आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर इंटू आर, मतलब रियल नंबर के स्क्वायर को इन्होंने बोल रखा है रियल नंबर इंटू रियल नंबर। अब बहुत सारे बच्चे इसी पर्टिकुलर चीज को देख के ही कंफ्यूज हो गए थे, और जब उन्होंने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करा तो वो थोड़े से घबरा गए थे। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको ले लिया। यहां पर इन्होंने बता रखा है कि एबीसी जो है वो इस प्रकार हैं कि एबीसी बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर को। और उसके अलावा एक हमें कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और हम जनरली जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसमें वेरिएबल केवल एक ही रहता है, और उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम जानते हैं कि टोटल 3 कंडीशन हम देखते हैं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, अभी के लिए हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट्स से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन अगर इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है, हमारे पास वो 3 कंडीशन के बेसिस पर हम वैल्यूज अपनी कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास एक यही चैलेंज है कि आखिर हम इसको किस तरीके से मैनिपुलेट करें या किस तरीके से सिंप्लीफाई करें कि हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। हम जब इसको देख पा रहे हैं और हम इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो हम चाहे तो y से डिवाइड कर सकते हैं और चाहे x से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी के लिए लेट से हमने इसके अंदर x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जिससे हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप की सी हो जाएगी, a प्लस 2b y बाई एक्स प्लस c टाइम्स ऑफ y बाई एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि हमारी बनने वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई दे। और यहां पर अभी के लिए हम इस y बाई एक्स को एक नया वेरिएबल z मान लेते हैं। तो हम जब इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से बनाकर लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी c टाइम्स ऑफ z स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ b टाइम्स ऑफ z प्लस a ग्रेटर देन 0। अब यहां पर अगर हमें क्वाड्रेटिक की वो प्रॉपर्टी याद है जिसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ग्रेटर देन 0 का साइन दे रही है तो इसका मतलब होगा कि ग्राफ के ऊपर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ये जो कर्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
वो कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब वो एक्स एक्सिस पर बिना कट करे ही ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल प्रॉपर्टी याद रखनी रहेगी। तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है, इससे ये कॉन्क्लूजन निकलता है हमारे पास कि जो डी होगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, वो लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये कट ही नहीं करेगा तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, और जब रियल ही नहीं होंगे तो वो हमें इमेजिनरी रूट्स देगा, और इमेजिनरी रूट हमारे कब आते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। अब इस प्रॉपर्टी में एक और चीज को याद रखना जरूरी है, वो क्या कि जब हमारा कर्व ऊपर निकल रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वैल्यू हमारे पास इस वाले एक्सिस के ऊपर ही आ रही है, केवल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नीचे वाली कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन केवल तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2, उसका कोफिशिएंट जो भी दे रखा है, सी है, ए है, बी है, वो ग्रेटर देन 0 हो। तो यहां से हमें एक वैल्यू और पता लग रही है, वो क्या है? सी ग्रेटर देन 0। ये दो बेसिक चीजें अगर हमें क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर याद आ जाती हैं, समझ में आती हैं, तो हम क्वेश्चन में काफी कुछ समझ पाते हैं। अब अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 बोल रहे हैं अगर हम, तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा शायद कोई रिजल्ट हमारे लिए यूजफुल निकल के आए, तो हम देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। 2b मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, वो लगा रहे हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी इज लेस देन 0, जहां से भाई मैं बोल सकता हूं 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी इज लेस देन 0, और इसको भी भाई हम बोल सकते हैं b स्क्वायर इज लेस देन ए सी। यहां से ये जो रिजल्ट आया, लेट से इसको हमने इक्वेशन नंबर बोल दिया है 1। अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं इस रिलेशन के अलावा हमें और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिलेशन इसमें नहीं दे रखा है। अब जब हम ऑप्शंस में आते हैं तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमसे बोल रखा है कि ये जो 3 नंबर ए बी सी हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किसको? हमारे गिवन सेट एस को। तो ये ए बी सी इस एस को केवल और केवल तभी बिलोंग करेंगे जब ये इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं, हम देख पा रहे हैं क्योंकि जो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, उसको जब हमने क्वाड्रेटिक में रिप्रेजेंट किया तो हमारा रिजल्ट इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंगली डी लेस देन 0 को बताता है और सी ग्रेटर देन 0 को बताता है। सिंप्लीफाई करने पर जब हमारे पास ये रिजल्ट आता है तो हम इस रिजल्ट के बेसिस पर ही ए बी सी की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। तो यहां पर हमें स्टार्टिंग का जो ऑप्शन नंबर ए है एंड ऑप्शन नंबर बी है, उन दोनों के अंदर ही डायरेक्टली ए बी की और सी की वैल्यू को दे रखा है, जिसको कि हम इस रिलेशन में रख के चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले ऑप्शन को उठा लिया, उसमें हमसे बोल रखा है 2 7/2 एंड 6। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करते हैं तो हमने 7/2 का होल स्क्वायर कर दिया एंड a इंटू सी कर दिया। हम देख पा रहे हैं 7 इंटू 7 ये कितना हो गया हमारे पास 49, एंड 2 इंटू 2 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 4 हो जाएगा, एंड 49 डिवाइडेड बाय 4 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 12.5 वैल्यू हमारे पास, या 12.25 के लगभग वैल्यू देगा। और RHS में हमारे पास वैल्यू आ रही है 12। तो हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो इनइक्वालिटी है एक्चुअल ओरिजिनल वो क्या है, बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। तो ये वाली ये जो क्वांटिटीज हैं हमारे इस रिलेशन 1 को फॉलो नहीं कर रही हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो लीग से हट गया है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 की। हमने देखा यहां पर हमें ऑप्शन में बोल रखा है ए बी सी की वैल्यू को 3 b एंड 1/12। अब जब हमने इन तीनों ही वैल्यूज को
बी स्क्वायर लेस देन ए सी के अंदर पुट करना स्टार्ट करा, क्योंकि यहां से एक रिलेशन स्टैब्लिश करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, इन वैल्यूज को जब इसमें पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज लेस देन ए इंटू सी, जिसकी वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/4। और इसको हम बोल सकते हैं इस 4, क्योंकि ये 4 हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी वाली फॉर्म में कर सकते हैं और यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4b स्क्वायर लेस देन 1। अब कोई भी नॉर्मल बच्चा इस चीज को समझ पाएगा कि अगर इस 4b स्क्वायर को मैं लिखना चाहता हूं 2b का होल स्क्वायर लेस देन 1, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2b का मॉडुलस इज लेस देन 1, और यही इस सेकंड ऑप्शन के अंदर हमसे बोल रहे हैं, इसीलिए ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रखा है, फॉर एनी गिवन ए बी सी बिलोंगिंग टू सेट एस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू -1 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसमें ध्यान रखना है कि या तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ए और बी की वैल्यू निकाल, ये एक्स और वाई की ये वैल्यू निकालें और फिर वहाँ से देखें कि क्या इनकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, या दूसरा तरीका है डिटर्मिनेंट का। तो हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट निकाला अपनी इन दोनों की दोनों इक्वेशन से, क्योंकि डिटर्मिनेंट का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। वहां पर जब हमने वैल्यू पुट कर दी तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक्स वाई के कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ए बी एंड बी एंड सी। हम देख पा रहे हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास ए सी माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि हम जानते हैं कि बी स्क्वायर ए सी से लेस है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। और जैसे ही हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव देखते हैं हम समझ पाते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम अपने फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी बिल्कुल सिमिलरली थर्ड ऑप्शन की तरह हमें दो इक्वेशंस को दे रखा है और यहां पर भी हमें बताना है कि क्या इसमें यूनिक जो सॉल्यूशन है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करा, फोर्थ के लिए भी डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। ये हमारे पास x और y के कोफिशिएंट हो जाएंगे a+1 एंड b एंड c+1। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है a+1 इंटू c+1 माइनस बी स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, कितना हो जाएगा, ac प्लस a प्लस c प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें इतना तो समझ में आता है कि जो बी स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी है वो AC से लेस थी, तो ऑब्वियसली हमारे पास AC माइनस बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। लेकिन उसके अलावा a प्लस सी प्लस 1 का कैसे हम डिसीजन लें कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, हम देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर इज लेस देन AC, और क्योंकि जब हमने इस ग्राफ को डिसाइड किया था अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी बोल रखी है ग्रेटर देन 0, तो हम समझ पा रहे थे कि C की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही थी। और क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी में देखते हैं बी स्क्वायर इज लेस देन AC है, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, रियल नंबर को, और A और C भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जब बी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और सी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ए भी क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर फोर्थ ऑप्शन के करेक्टनेस को चेक करने का। कोई बच्चा अगर यहां पर चूक कर देता है तो फिर उससे फोर्थ ऑप्शन छूट सकता है।
बस यही चीज अगर उसने समझ ली कि जब बी, ए एंड सी ये तीनों के तीनों रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा और बी स्क्वायर ए सी से भी छोटा है और सी 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए भी 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी पॉजिटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 तो बेचारा पहले से ही पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास कैसी आ रही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है और इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कैसा आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट निकल गया, इसमें थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट निकल गया और फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट निकल गया। केवल एक ही ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट था और वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2022 का। 2023 में कोई क्वेश्चन जेईई एडवांस ने नहीं पूछा था, सीधे डायरेक्टली उन्होंने 2022 से 2024 में पूछा था। तो ये हमारे पास है जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, जिसमें पूछ रखा है लेट PQRS be a quadrilateral in a plane where QR equals to 1 and angle PQR equals to 70 degree, angle QRS equals to 70 degree, angle PQS equals to 15 degree and angle PRS equals to 40 degree. If angle RPS equals to theta, PQ equals to alpha and PS equals to beta, then द इंटरवल ऑब्लिक एस, मतलब इंटरवल भी हो सकते हैं और इंटरवल्स भी हो सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, दैट कंटेन और कंटेन्स द वैल्यू ऑफ 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा इज आर। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड है और ये ज्योमेट्री को बिलोंग करता है और ट्रिग्नोमेट्री को भी बिलोंग करता है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हम इसकी फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, हमने एक ये जो क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल अप टू द मार्क फिगर को ड्रॉ करें, बस एक ऐसी रफ फिगर हो जिसके बेसिस पर हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी रहे। तो हमने एक ट्रेपीजियम टाइप की एक फिगर बना ली, जिससे कि हम ये समझ पा रहे हैं कि हमने इसे P ले लिया, इसे Q ले लिया, इसे R ले लिया और इसे S ले लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोल रखा है PQR इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो ये एंगल हमें 70 डिग्री बोल रखा है। अभी के लिए ये एंगल हम इसलिए बाहर लिख रहे हैं क्योंकि और भी बहुत सारे एंगल्स हमें बता रखे हैं, तो अंदर लिखने से थोड़ा सा स्पेस की हमें कमी हो जाएगी। उसके अलावा हमें बोल रखा है QRS इज दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री एंड एंगल PQS मतलब ये एंगल जो है हमारे पास कितना है 15 डिग्री और एंगल PRS ये हमें बता रखा है 40 डिग्री। तो अब क्योंकि ये एंगल्स अब हमें बता दिए हैं तो अब हम इनके अंदर सेग्रीगेशन इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा एंगल RPS हमें थीटा बता रखा है, ये हमें थीटा बता रखा है, एंड PQ इक्वल्स टू अल्फा बता रखा है एंड PS इक्वल्स टू हमें बीटा बता रखा है। हमने लगभग सारी ही वैल्यूज को लिख लिया है, बस एक ये वैल्यू अभी तक हमने नहीं लिखी है, वो क्या है QR इक्वल्स टू 1। अगर हम देखें ये पूरा एंगल हमें 70 डिग्री बताया था, तो ये जो छोटा सा एंगल है ये कितना हो जाएगा QRP, ये हो जाएगा हमारे लिए 30 डिग्री। और फिगर के अकॉर्डिंगली PQR हमें 70 डिग्री बताया था और ये एंगल PQS 15 डिग्री बताया था, तो ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 55 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो हम ऑब्वियसली इस एंगल को बता पाएंगे कि ये एंगल हमारे लिए हो जाएगा 80 डिग्री। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, लेट्स से अभी के लिए हम इसको O बुला लेते हैं,
और यहाँ पर अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास हो रहा है टोटल 85 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 95 डिग्री। और इसके ऑपोजिट भी हमारे पास ये हो जाएगा 95 डिग्री। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास 15 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये हमारे पास हो रहा है 95 डिग्री। तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 85 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास है 70 डिग्री और ये है हमारे पास 55 डिग्री। तो 55 डिग्री एंड 70 डिग्री ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। अब जब ये एंगल 55 डिग्री आ गया इस ट्रायंगल में और ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब आर एस की वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी। हमने इसमें लगभग जो वैल्यूज़ हमें बता रखी हैं वो इसमें मैनिपुलेट करके लिख दी हैं। ठीक है, अब इस फिगर को बनाने से हमारी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। कैसे? हम देख रहे हैं कि हमें जो वैल्यू बतानी है विद इन रेंज, इन सारी की सारी रेंज में वो किसकी बतानी है? 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा की। तो अभी के लिए अगर हम बात करते हैं एंगल पी क्यू आर की, तो हम बोलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हम साइन रूल लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं साइन 80 अपॉन 1 दिस एंगल अपॉन दिस साइड इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में पी क्यू आर में, एंड ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 अपॉन ये अल्फा, इस 30 के सामने वाली साइड अल्फा। यहां से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू साइन 30 अपॉन साइन 80, और क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। लेट से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं हम एक और ट्रायंगल की। अगर हम ट्रायंगल आर एस पी की बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं जो पहला ट्रायंगल पी क्यू आर लिया था हमने, उसमें हमने अल्फा को कवर कर लिया था। अगर हम आर एस पी की बात करते हैं तो हम इसके अंदर बीटा और थीटा दोनों को ही कवर अप कर पाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास आ रहा है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा के सामने वाली साइड 1 इक्वल्स टू, और इस बीटा के सामने वाला ये एंगल ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री अपॉन कितना? बीटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 40 डिग्री, और इसको अभी के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस फिगर को बनाना, वो हमने स्टार्टिंग में बना लिया। अब हमें करना क्या है? अपना ये एक्सप्रेशन लेकर आना है। इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए सिंपल से या तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मल्टीप्लाई करके लेके आ सकते हैं, और वो हमें रिजल्ट देगा अल्फा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू आ रही है 1/2 टाइम ऑफ साइन 80 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री। और क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में 4 भी लेके आना है तो हमने दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन 40 अपॉन 2 इंटू इस साइन 80 को मैं
डबल एंगल फॉर्मूले से 2 sin 40 cos 40 की फॉर्म में ओपन कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 इंटू साइन 40 इंटू कॉस 40। यहां से देख पा रहे हैं ये पूरा 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो रहा है एंड साइन 40 से भी साइन 40 कैंसिल आउट हो रहा है। हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 अपॉन कॉस 40 डिग्री। इसको चाहे तो आप sec 40 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब आप जानते हैं cos 40 की वैल्यू, अगर हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, cos 40 का ग्राफ इस टाइप से बनेगा और अगर हम sec का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली कुछ इस टाइप से करता हुआ बनेगा हमारे लिए, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज एट दिस लाइन। ये कौन सी लाइन रहेगी हमारे पास? y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन। y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन के ये ऑपोजिट ये बनेगा, मतलब मिरर इमेज बनाएगा cos x का ग्राफ, sec x वाला ग्राफ। ये sec x का ग्राफ हो गया और ये cos x का ग्राफ हो गया। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो cos 40 है, cos 0 पर वैल्यू आती है हमारे पास 1, मतलब यहां पर, और cos 45 पर वैल्यू आती है हमारे पास 1/√2। और cos 40 क्योंकि ये वैल्यू रहेगी π/2, तो 45 डिग्री यहां कहीं पर लेट से अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं, तो जो 40 डिग्री है वो कहीं इससे पहले यहां कहीं पर आएगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन cos 40 की, तो हमें बस इतना समझना है कि 1 अपॉन cos 40 मतलब sec 40 किस रेंज से किस रेंज तक फॉल कर रहा होगा। अगर हम ध्यान देते हैं कि जब cos 45 1/√2 आ रहा है तो sec 45 हमें क्या वैल्यू दे रहा होगा? √2। तो मतलब हमारी जो वैल्यू है, या तो ये जो वैल्यू है हमारे पास sec 40 √2 से छोटी होनी चाहिए। अब क्योंकि √2 जो है हमारे पास वो कितनी है? 1.414, मतलब हमारी 1 अपॉन cos 40 की वैल्यू जो आ रही थी sec 40, वो किसी भी हालात में इस √2 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अंदर अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, यहाँ पर ये हमसे पहला ऑप्शन बोल रही हैं 0 to √2, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन cos 40 जो हमने कैलकुलेट करी है, मतलब sec 40, वो sec 40 0 to √2 के बीच में फॉल करेगी। यही इंटरवल वो पूछना चाह रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे ऑप्शन को भी अगर चेक करते हैं तो हम शायद ये बता पाएँ कि उसमें वो करेक्ट है या नहीं है। हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? 1 से 2 तक का इंटरवल। अब क्योंकि 1 से 2 तक का जो इंटरवल है, इसमें 1 अपॉन cos 40 वाली जो वैल्यू है वो कवर अप हो रही है। अब वो 1 अपॉन cos 40 वाली वैल्यू 1 से 2 के बीच में जब कवर अप हो रही है तो हम इसको भी करेक्ट ऑप्शन लेंगे। जब हम थर्ड ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं √2 से 3 तक। अब हम जान रहे थे क्योंकि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक की ले रहे हैं? 45 डिग्री तक की, क्योंकि जो sec 40 है वो sec 45 से पहले फॉल करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें बता रखी है √2 से 3 तक की, ये वैल्यू हमारे sec 45 को भी क्रॉस कर जाएगी। इसकी वजह से हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी sec 40 की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं फॉल करेगी। और इसी तरीके से जब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं 2√2 एंड 3√2, इस वैल्यू को भी जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि sec 45 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास sec की और बड़ी वैल्यू आएगी। इस वजह से ये इंटरवल भी हम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।